डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हैं आप सभी? तो इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे सेक्शन डी के डिटेल्ड सॉल्यूशंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी के सारे पैराग्राफ्स, जहां जहां से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्होंने बनाए हैं आपके सैंपल पेपर से। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस होगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए, अपना सैंपल पेपर नोट्स बनाते जाइए, एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाइए वो पॉइंट्स जहां जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, एंड किस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी जानना। सो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए आए हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 34। ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है इसमें। ए पार्ट, Rahmat classified the reaction between methane and chlorine in presence of sunlight as a substitution reaction. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical equation. देखो, दो चीज़ें यहाँ पे मोटी मोटी पूछी गई हैं। नंबर वन, कि क्यों रहमत मिथेन और क्लोरीन के रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का नाम दे रही है, इसको जस्टिफाई करो। सो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि हाँ, ये रिएक्शन जो है इसे हम सक्सेसफुली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। पहला पॉइंट तो उसने ये पूछा। देखो, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या, हम आंसर क्या करेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ उसने ये पूछी है इलस्ट्रेट द रिएक्शन, यानी आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है रहमत के इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दो चीज़ें पूछिए, एक तो जस्टिफिकेशन दैट वाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एंड दूसरी चीज़ पूछिए कि इक्वेशन दे दो। सो बहुत ईजी है यार, 4.3.4 पे आ जाओ एनसीईआरटी के, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्लियरली यहाँ पे मैंशनड है कि इट इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन is basically replacing the hydrogen atoms one by one. So basically आप कह सकते हो क्लोरीन हाइड्रोजन एटम्स को उनकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहा है। So that is why it is called a substitution reaction. ठीक है, सो यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो ये हो जाएगा हमारा, एंड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, क्लोरोमिथेन बनेगा यहाँ पे और साथ में HCl बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है ये रिएक्शन। तो मिथेन को CH4 का, अब ये फॉर्मूलाज तो यार आपको वही है ना, एनसीईआरटी की हर एक केमिकल इक्वेशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी रिएक्शन का किसी भी इक्वेशन वो पूछ रहे हैं बार बार। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ बी पार्ट वो कह रहा है क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। जी हाँ, हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन, देखो वापस से केमिकल इक्वेशन फिर से पूछ लिया टू रिप्रेजेंट दिस चेंज, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन के लिए जो केमिकल इक्वेशन होती है, यानी NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये आपको पता होना चाहिए। एंड साथ में बच्चे आप ध्यान से देखो, यहां पे सिर्फ उसने केमिकल इक्वेशन पूछा है बी पार्ट में, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन यहां पे ए पार्ट में उसने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा है, तो इसमें आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आधा एक नंबर कट जाएगा। बात समझ में आई? अब बी पार्ट में साथ में वो और ये भी पूछ रहा है आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो हम सबको पता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो प्रोडक्ट उसने दिया ही हुआ है ना, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है क्लोरीन गैस तो बन ही रही है, साथ में और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कि NaOH। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक और प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, आप हाइड्रोजन गैस एक और प्रोडक्ट है जो बन रहा है उसका भी नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आप इन तीनों के आपको यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो यूजेस यार एनसीईआरटी में क्लियरली इस डायग्राम के अंदर हमें गिवन है, जैसे कि Cl2 यानी क्लोरीन गैस के क्या क्या यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में इसका यूज़ किया जाता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट इट इज़ यूज्ड, CFCs की मैन्युफैक्चर में, पेस्टिसाइड्स में, तो इसमें इसका यूज़ होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस किस में इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स एज मार्गरीन। सो या NaOH यानी कॉस्टिक सोडा हमारा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा, ये किसके लिए यूज़ होता है, for degreasing metals in the preparation of soaps and detergents, for paper making and in the synthesis of artificial fibers। तो इनमें से कोई भी दो दो यूज़ यार कर लो याद, है ना।
तो ये है आपका, समझ में आ गई। चलिए अब और पे जाते हैं, और में वो क्या कह रहा है। रेना वाइल डूइंग सर्टन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद विनेगर लाइक स्मेल। अब देखो यार, ऑब्वियसली एक्स वाई पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा। अब एक्स क्या है, विनेगर लाइक स्मेल, ये तो मतलब पढ़ के ही साफ साफ आपको पता लगना चाहिए। अच्छा, विनेगर लाइक स्मेल दैट मीन्स इट इज़ एसिटिक एसिड, यहाँ आप कहो इसको इथेनोइक एसिड, है ना। या फिर आप फॉर्मूला भी दे सकते हो CH3COOH, बट बेटर है आप इसको मेंशन करिए एज इथेनोइक एसिड, ठीक है, केमिकल नेम ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है ये। हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विनेगर व्हेन 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज मिक्सड इन वाटर, है ना। एंड इट हैज़ ऑब्वियसली विनेगर लाइक स्मेल, इथेनोइक एसिड इट हैज़, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है साथ में विद सब्सटेंस वाई इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अब यार ऐसे तो बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, तो हम ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वाई को, लेकिन अब हमें पता है यार CH3COOH का रिएक्शन हो रहा है वाई के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड एक हमारे पास स्वीट स्मेलिंग लिक्विड आ रहा है जेड। यार ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड पढ़ते ही हमें समझ आना चाहिए ये तो एस्टर है, ये तो एस्टर है, तो फटाफट से हम इसका आंसर लिख देंगे एस्टर, ठीक है। यहाँ एस्टर्स को आप ये भी लिख सकते हो इथाइल इथेनोएट एस्टर, दैट इज CH3COC2H5। बात समझ में आई। ये तो मतलब स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए ये तो एस्टर पूछ रहा है वो, तो डायरेक्टली लिख दो। अब हमें अब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमने रिएक्शन तो पढ़ा है ना यार, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस पढ़ते ही हमें पता लगना चाहिए तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, यानी इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, एस्टर बना देता है। क्या बात समझ में आई। तो यानी वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कौन सा है, इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH है। यहाँ आप इथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो हमने X आइडेंटिफाई कर लिया, हमने Y आइडेंटिफाई कर लिया, और हमने Z भी आइडेंटिफाई कर लिया। क्या बात समझ में। और वैसे भी यार प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में भी क्लियरली ये मेंशन्ड है, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, है ना। तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। सो अब साथ में उसने हमें दो चीज़ें और पूछी हैं आई गेस। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी, इसके पूरे नंबर हैं। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल केमिकल इक्वेशंस, यानी जो भी यहाँ पे चेंजेस बोले गए हैं। पहला चेंज क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड यानी एस्टर बन रहा है। दूसरा चेंज क्या है, व्हेन heated with caustic soda यानी NaOH, Z gives back the sodium salt of and the compound, यही थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, and the compound Y। सो बेसिकली वही है यार, ये दो इक्वेशंस हमें लिखनी है। पहली तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, तो आप ये लिखेंगे प्रॉपरली, जिसके अंदर आप प्रॉपर नेम भी मेंशन करेंगे। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, CH3COC2H5 यानी एस्टर जब रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ तो क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, यानी हमें वापस ये Y मिल जाता है इथेनॉल, और साथ में CH3COONA मिल जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये दो रिएक्शंस आपको लिख के आने हैं, इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब ये आंसर की है, आप आंसर की देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यू राइट इट लाइक दैट, इट्स परफेक्टली फाइन। अब 35th क्वेश्चन की ओर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में आ जाते हैं। गिवन बिलो आर सर्टन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। ओके, तो सबसे पहले तो वो कह रहा है यहाँ पे कि A part, testes of a male boy are not able to descend into the scrotum during his embryonic development। इतने डिटेल में नहीं जाना, डिसेंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने तो पढ़ा ही नहीं यार, सिंपल सी बात है, टेस्टिस अगर स्क्रॉटम में नहीं होंगे तो क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम बिकॉज sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. This is the reason. तो अगर वो descend नहीं होगा then it will be very harmful because sperm formation will not take place, since it has to be requiring a low body temperature than the normal body temperature। इसीलिए तो testes are placed inside scrotum, और अगर ऐसा नहीं होगा तो sperm formation will not take place। तो सिंपल सा आंसर है। बी पार्ट वो कह रहे हैं वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। प्लग्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड। हमने क्लियरली ये पढ़ा है दैट द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस, तो दिस इज द ट्यूब्स बेसिकली। एंड हमने क्लियरली यहाँ पढ़ा था कि अगर वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड देन स्पर्म ट्रांसफर विल बी
प्रिवेंटेड। तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्पर्म ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस देन। सी पार्ट इज प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। यार ये बेसिकली ना नेगेटिव में चीज़ें पूछी गई हैं कि अगर ये नहीं फंक्शनल है तो सो ऑब्वियसली जो उसका फंक्शन होता है फिर वो नहीं परफॉर्म करेगा, यही कॉमन सेंस हो गई ना। तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स का क्या फंक्शन होता है बच्चों? they basically add their secretions so that the sperms are now in a fluid and which also makes their transport easier, and secondly ये जो secretions add होती हैं it also provides nutrition। तो अब अगर फंक्शंस हमारे प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स नहीं वैसे करेंगे तो ऑब्वियसली the transport of sperms will not be easier, no secretions will be added, and thereby the sperms will also not get any kind of nutrition, है ना। तो ये सब आप लिख दो, उसका नेगेटिव करके लिख देना है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, इतने तो बड़े आप हो गए हो। ओके सो इंग्लिश है बेसिकली। डी पार्ट है एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इन ए ह्यूमन फीमेल, ये हमने पढ़ा है। व्हाट 8.3.3 व्हाट हैपन्स व्हेन एन एग इन ह्यूमन फीमेल इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, then it lives for about 1 day, and then since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg, thus its lining becomes thick and spongy, ठीक है। नाउ अब ये लाइनिंग तो चाहिए ही नहीं क्योंकि अब फर्टिलाइज नहीं हुआ एग, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा एंड इसका नाम भी आपको देना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। तो आप बेसिकली की पॉइंट्स क्या होंगे? इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, ठीक है, एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स and it comes out through the vagina as blood and mucus, and this process is called menstruation। it usually lasts for about 2 to 8 days। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट कह रहे हैं प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अब यार प्लेसेंटा क्या होता है ये पता होना चाहिए उस पर आंसर करने से पहले। सो इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू थ्रू विच द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है। ये डिस्क होती है जो कि एम्बेडेड होती है इन द यूटराइन वॉल। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ठीक है। ऑन द मदर साइड देयर आर ब्लड स्पेसेस दैट सराउंड द विलाई, ठीक है। सो अब ये यार एक और चीज़ है, दिस विलाई तो ऑब्वियसली यार लार्जर सरफेस एरिया के लिए होता है ताकि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कैन पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपिंग चाइल्ड दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, ठीक है। एंड या ऑल्सो प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन टू द मदर्स ब्लड सो दैट ऑब्वियसली अब एम्ब्रियो के तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे ना, इट इज़ रिमूव थ्रू द मदर्स ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो आपको वो लिख देना, ठीक है। अब और पार्ट पे आ जाते हैं। ए पार्ट वो कह रहे हैं डॉक्टर हैज़ एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। Which disease do you think Sameer is suffering from? Name the hormone responsible for this disease and the organ producing the hormone। तो अब यार शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी ह्यूमन में तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड तो डिज़ीज़ का नाम तो हो जाएगा डायबिटीज़। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लियरली कहाँ पे लिखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो डिजीज़ यहाँ पे दिया हुआ है डायबिटीज़, यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने, ये पूछ लिया डायबिटीज़, है ना, डिजीज़ का नाम पूछ लिया बेसिकली, ओके। अब वो कह रहे हैं नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। सो कौन से हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से, देखो यहाँ पे देखो, एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज दैट हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। इफ it is not secreted in proper amounts, the sugar level in the blood rises causing harmful effects। तो वही उसने पूछा था कि किस हार्मोन की वजह से ये डिजीज़ हो सकता है। सो द हार्मोन इज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की वजह से ये डिजीज़ हो सकता है और ऐसे ही नहीं हो सकता, अगर ये इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट्स में रिलीज नहीं होता तब शुगर लेवल बढ़ता है एंड तब आपका डायबिटीज़ होती है। हाँ, अगर प्रॉपर अमाउंट्स में रिलीज हो रहा है ये हार्मोन ब्लड के अंदर तो ठीक है, नहीं होगा डायबिटीज़, है ना। एंड ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज किससे हो रहा है? पैंक्रियाज ऑर्गन से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट पर वो कह रहे हैं विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिविजन
इन अ प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। यार ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने सीधा से नाम पूछे हुए हैं। रैपिड सेल डिवीजन के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? रैपिड सेल डिवीजन, इट इज साइटोकाइनिन। दे प्रमोट सेल डिवीजन, ओके। एंड साथ में उन्होंने पूछा है विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ। तो इनहिबिट्स ग्रोथ वाला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, बात समझ में आई? हमारे पास और सारे भी हार्मोन्स हैं, वो भी पढ़ के देखो यार। ऑक्सिन है हमारे पास, इट इज़ सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, है ना। एंड और कौन कौन से हमारे पास? जिब्रेलिन्स हैं विच आर ऑल्सो लाइक ऑक्सिन्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड एब्सिसिक एसिड का एक और इफेक्ट होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो या चलिए, ये आंसर की आप देख सकते हो, आप पॉज करके कैसे कैसे आपको आंसर करना है। चलिए 36th क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। और चॉइस दी हुई है इसमें, दोनों आपका लाइट चैप्टर्स है। तो द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर्स, ठीक है जी। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज शोन इन द फिगर। यार ये तो इतना ईजी है, मतलब बहुत ईजी, ये तो देख के पता लग रहा है। इट इज़ कन्वेक्स लेंस। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। कन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये एनसीईआरटी से ही फिगर है, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। और ये है हमारा कनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग एक्शन, ठीक है। अब बी पार्ट वो कह रहा है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ पता है हमें 5 मीटर्स। आप क्या लिखोगे न्यूमेरिकल्स में? +5, बिकॉज कन्वर्जिंग होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ इस साइड होती है, राइट साइड, सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। साथ में हमारे पास इफ़ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हमें पता है कन्वेक्स लेंस के काफ़ी सारे केसेस होते हैं, और हर में जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही होती है तो हमेशा राइट साइड पे ही बनती है। आप देख लो, चारों केस देख लो, 6 केस देख लो, सिर्फ इस छठे केस में होता है कि जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है। तो हमें यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड पे बन रही है, तो इसीलिए आप पॉजिटिव लोगे। किसको पॉजिटिव लोगे? इमेज डिस्टेंस को आप +7 कंसिडर करोगे। अब आप क्या लगा दोगे? लेंस फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। तो जब आप यहाँ पे v को डालोगे +7, आप यहाँ पे f को डालोगे +5, आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा? -17.5 मीटर्स। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड 17.5 meters on the left, माइनस साइन इंडिकेट्स लेफ्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। क्या बात समझ में आ रही है? अब सी पार्ट वो क्या कह रहा है यहाँ पे हमें? ड्रॉ अ नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशनड इन सेकेंड। अब ध्यान से समझो, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है हमें, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये 6 केसेस में से रियल इन्वर्टेड इमेज इसमें बन रही है, इसमें बन रही है, इसमें बन रही है। अब इन तीनों में से कौन सा वाला करेक्ट होगा? अब देखो यहाँ पे थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपका लगेगा बच्चों। कौन सा लगेगा? फोकल लेंथ कितनी है? 5, डबल द फोकल लेंथ कितना है? 10, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है? 7 मीटर्स पे, यानी 5 और 10 के बीच में, यानी f एंड 2f के बीच में इमेज बन रही है। तो यहाँ पे अगर इस केस को देखो तो यहाँ तो इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है ना। इस वाले केस को अगर आप देखोगे तो यहाँ तो इमेज एट 2f बन रही है, यानी 10 मीटर्स पे, लेकिन हमें तो 7 मीटर्स पे चाहिए, यानी 5 से ज़्यादा 10 से कम, यानी ये वाला केस होगा। तो ये वाला केस आप ड्रॉ कर दोगे। देखा है समझते कैसे हैं? थोड़ा फोकल लेंथ इन आइडिया, मतलब फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनसे आइडिया लगाओ कि कहाँ पर बनेगी, और उस हिसाब से रे डायग्राम बना देने का, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे आंसर की से भी देख सकते हो कि कैसे आपको वैसे ये वाला रे डायग्राम बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलिए हाँ जी, इसमें और वाला वो ये कह रहे हैं, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है +10 सेंटीमीटर्स, है ना। is placed 5 centimeter in front of a concave mirror. Object distance is always negative, तो -5 सेंटीमीटर आप u की वैल्यू लोगे। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
एंड दिस कनकेव मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं दी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमेशा फोकल लेंथ, तो 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। एंड कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए -20 सेंटीमीटर्स आप लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, वेट, यस, तो फोकल लेंथ विल बी -20 सेंटीमीटर्स, यू विल बी -5 सेंटीमीटर्स। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मिरर फॉर्मूला जो हमने एनसीईआरटी में ये पढ़ा है, 1/v + 1/u = 1/f। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज 6.67 सेंटीमीटर्स। ये प्लस में आया मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, क्या बात समझ में आई? और बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 मीटर्स फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। बात समझ में आई? अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, वो कह रहा है यहाँ पे डिटरमाइन द पोजीशन, वो तो हमने निकाल दी इमेज, 6.67 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर फ्रॉम द पोल, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? देखो साइज वगैरह निकालने के लिए हम हमेशा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज m = h डैश अपॉन h, जिसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। अब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, आपको v पता है, आपको u पता है, तो h डैश निकल आएगा, हाइट ऑफ इमेज निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो इसमें आप डाल दीजिए सारी वैल्यूज़, हाइट ऑफ इमेज निकल आ जाएगी 4 मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3, तो प्रॉपर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड थर्ड पार्ट वो क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट वो कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा केस होगा। देखो कनकेव मिरर के अगेन ये 6 केसेस होते हैं, तो इनमें से कौन सा केस आपको बनाना पड़ेगा? सो अगेन हमें ऐसे ही पता लगाना है। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर्स। इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर। यार एक ही तो केस होता है जिसके अंदर बिहाइंड द मिरर बनती है, तो ये तो बिना देखे आपको समझ आना चाहिए। इट इज़ द 6th केस जिसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट हमेशा एक ही केस में बनता है कनकेव मिरर में, वो है 6th केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। तो ये वाला केस आप ड्रॉ कराओगे? बिल्कुल कराएंगे जी हम ड्रॉ। ये वाला इन्होंने बहुत रफ फिगर दिया, आप ये मत ड्रॉ करना, ठीक है, ये सैम्पल पेपर में दिए, आप ये वाला ड्रॉ करके आना, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। इससे कम से कम आपको समझ में तो आ रहा है कहाँ फोकस है कहाँ पोल है। 2 रेस तो कम से कम बनानी होती है रे डायग्राम में, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर सेक्शन डी। मिलूंगा मैं आपको सेक्शन ई के साथ। विद दिस वील कंप्लीट आपका साइंस का ये सैम्पल पेपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए ज़रूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी क्लास 10th वाले फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स।